तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, मौर्य काल। और इस मौर्य काल के बारे में मैं आपको एकदम अलग तरीके से बताऊंगा। अच्छा, जब मैं इसको मौर्य काल को पूरा पढ़ा दूंगा तो फिर आप और भी वीडियो यूट्यूब पे पढ़ी, तमाम वीडियो पढ़ी, आप देखिएगा, जाके उसको देखिएगा और मेरे इस वीडियो को आप देखिएगा। देखिएगा कितने आसानी से आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक, तो मौर्य काल हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मौर्य काल को स्टार्ट करने से पहले पहले मौर्य काल के कुछ शासक हैं, जो कि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार थोड़ा सा और आपके शासकों के बारे में बता दूं। तो मौर्य काल में कई शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीसरा अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बाद बिंदुसार आता है, उसके बाद अशोक आता है, और अशोक के बाद कई राजा आते हैं, कई राजा आते हैं। लेकिन इन राजाओं को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। यानी कि ये राजा जो है हिस्टोरिकली वेरीफाइड नहीं है। लेकिन अंतिम राजा जो है बृह बृहद्रथ, अंतिम राजा बृहद्रथ, इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, जो कि इसका ब्राह्मण सेनापति था। ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति था, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ब्राह्मण शब्द मैंने यूज किया है। इस ब्राह्मण शब्द का बड़ा महत्व है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा इसको। ये मैं आपको बताऊंगा जब सुंगा डायनेस्टी बताऊंगा या सुंग राजवंश बताऊंगा, तो इसके बारे में डिटेल चर्चा मिलेगी आपको। ठीक, तो ये थे। अच्छा, इसको मैंने बताया था, इसको कैसे याद करना, चंद्रबिंदु अशोक करके याद करना, तो मैंने आपको बताया था। तो ये तो हो गए मौर्य काल के राजा। ठीक, अच्छा, अब आइए देखते हैं कि मौर्य काल का इतिहास आखिर बनता कैसे है। ठीक, मौर्य काल का इतिहास आखिर बनता कैसे है। तो आप अशोक के बारे में अशोक के बारे में तमाम चीजें आपने सुना होगा। अशोक महान, अशोका द ग्रेट, अशोक का साम्राज्य यहाँ यहाँ तक फैला था, अशोक के अभिलेख, शिलालेख, तमाम चीजें आपने अशोक के बारे में सुनी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अशोक के बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास है, वो आजादी के 200 साल पहले तक नहीं थी। क्या मैंने बताया कि आपके पास जितनी भी मौर्य काल या अशोक के बारे में जानकारी है, वो आजादी के 200 साल पहले तक नहीं थी। आइए उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आजादी हमको मिली 1950 में। म- एक मान लीजिए, ठीक। अब 200 साल पहले यानी कि क्या हो गया? 1750। यानी कि 1750 के पहले मौर्य काल के बारे में कुछ भी नहीं, हम सभी जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अच्छा, ये भी नहीं है कि 1750 में सारी चीजें पता चल गई, नहीं। 1750 के आगे धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलती गई, धीरे 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 मौर्य काल का इतिहास का निर्माण होता गया। ठीक, तो ये तो हो गया कि कैसे कैसे क्या है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि ये चीज कैसे कैसे, कि 1750 में क्या मिला, फिर आगे आगे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक, तो भाई जब अंग्रेज भारत आए, तो कुछ तो अंग्रेज थे कि भारत के प्रशासन में इन्वॉल्व थे, तो उनसे बहुत विशेष मतलब नहीं था। लेकिन कुछ अंग्रेज क्या करते थे, ऐसे ही जंगल झाड़ियों में, ऐसे ही वनों में घूमा करते थे, टहला करते थे।
तो पता चला किसी ने कोई अंग्रेज टहल रहा है, पता चला किसी ने अजंता की खोज कर दी, अजंता गुफाओं की खोज कर दी, किसी ने बाघ गुफाओं की खोज कर दी। ठीक। तो इसी तरह एक अंग्रेज टहल रहा था और वो जाकर एक पत्थर से टकराया। इसी तरह एक अंग्रेज टहल रहा था और जाके एक पत्थर से टकराया, और इस पत्थर पे कुछ लिखा था। उस अंग्रेज का क्या नाम था? टी 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 फैंथलर। टी फैंथलर। अब इस पत्थर पे कुछ लिखा था, इसके समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है भाई। टी फैंथलर के समझ में नहीं आया, तो इस पे इसको क्या मालूम कि ये एक अशोक महान का अभिलेख है। इसको क्या पता, कुछ नहीं पता। इस पे कुछ लिखा था, इसको समझ में नहीं आता क्या 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 लिखा है इस पे। तो इस अंग्रेज को समझ में आता क्या लिखा है इस पे। तो सारे अंग्रेज जब इसको समझने के लिए, सारे अंग्रेज जुट गए इसको पढ़ने में, कि अब हम इसको पढ़ के ही मानेंगे। टी फैंथलर को समझ में नहीं आया, तो सभी अंग्रेज क्या हुए, इसको पढ़ने के लिए इकट्ठा हो गए कि अब हम इसको पढ़ के ही मानेंगे। अच्छा, सफलता भी प्राप्त की सब अंग्रेज इसको पढ़ने में। सभी अंग्रेज सफलता भी प्राप्त की, लेकिन 100 साल बाद, यानी कि जब खोजा था, ये खोजा था कब? 1750 में। यानी कि जब ये खोजा था, उसके 100 साल बाद ये सारे अंग्रेज इसको पढ़ पाए। अच्छा, ये ब्राह्मी लिपि में था। अभी मैं बताता हूँ ब्राह्मी लिपि कैसे क्या, अभी मैं बताता हूँ। ठीक। तो ऐसा ही एक अंग्रेज टहल रहा है, और ऐसे ही अपना एक 1750 में एक अभिलेख खोज किया, फिर धीरे धीरे 100 साल, मतलब 100 साल बाद इसको पढ़ पाए ये लोग। एक जानकारी तो ऐसे मिली अशोक के शासनकाल के बारे में। ठीक। अच्छा, इसी बीच में एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, वो भी अंग्रेज है। उसका नाम है विलियम जोन्स। क्या नाम है? विलियम जोन्स। इसी बीच इसी बीच एक व्यक्ति का क्या नाम है? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाले, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाले विलियम जोन्स। अच्छा, ये फिलोरोलॉजिस्ट थे, कई भाषाओं के जानकार थे। 20 भाषाओं के, 20 से अधिक भाषाओं के ये जानकार थे। तो ये क्या क्या कर रहे थे कि यूनानी जो लिटरेचर है, जो यूनानी साहित्य है, उसको उठा कैसे पढ़ रहे थे। अचानक इनको पता चला कुछ उसमें से। अचानक क्या पता चला कि इन्होंने अचानक एक चीज देखा उसमें, यूनानी लिटरेचर में क्या देखा। देखा कि भाई ये जो सेलुकस निकेटर है, अभी सेलुकस निकेटर कौन है मैं बताता हूँ। भाई ये जो सेलुकस निकेटर है, ये सेलुकस निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति था। ये जो सेलुकस निकेटर है, इसकी एक व्यक्ति से संधि हुई है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? सैंड्रो सैंड्रो कोट्स। ये जो सेलुकस निकेटर है, इसकी एक व्यक्ति से संधि हुई है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? सैंड्रो कोट्स। और ये सैंड्रो कोट्स कोई और नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक लिंक ये मिला विलियम जोन्स द्वारा, कि भाई ये जो ये यूनानी लिटरेचर में जगह जगह सेंड्रो कोट्स बार बार यूज होता है, ये कोई और नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य है। इधर टी फैंथलर ने खोजा, सारे अंग्रेज इधर जुटी गए थे पढ़ने के लिए। सारे अंग्रेज इधर, विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोट्स इधर नया लिंक खोज दिया। ठीक। इसके बाद धीरे 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 आगे कहानी बढ़ती गई। ठीक। अभिलेख मिलते गए, कभी यहाँ से अभिलेख मिल रहा है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। अशोक के अभिलेख तमाम ऐसे मिलते गए। ऐसे कहानी आगे बढ़ती गई और ऐसे तमाम अभिलेख मिलते गए। अच्छा, ये तमाम अभिलेख मिलते गए और इसी अभिलेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य का निर्धारण किया जाता है। एक भंडारकर नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने तो अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य का पूरा इतिहास लिख दिया है, भंडारकर नाम के इतिहासकार ने। ठीक। तो ये अब देखिए आप, अब तमाम अभिलेख ये मिल रहे हैं। तो
अभी तक अशोक के 40 से ज्यादा अभिलेख खोजे जा चुके हैं। कितने? 40 से ज्यादा अभिलेख खोजे जा चुके हैं। ठीक। अब अब देखिए 40 से ज्यादा अभिलेख खोजे गए। देखिए पहले क्या हुआ, टी फैंथलर पत्थर से टकराया। वो, अब इसको क्या मालूम कि भैया वो अशोक महान का अभिलेख है, इसको तो पता नहीं था। इसको समझ में नहीं आया, तो उस पत्थर पे कुछ लिखा है, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। तो सारे अंग्रेज जुट गए पढ़ने में। अब सफलता भी प्राप्त की 100 साल बाद, यानी कि वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिए। ठीक। इसी बीच में विलियम जोन्स नाम का एक अंग्रेज था। वो यूनानी इतिहास, यूनानी लिटरेचर में कुछ पढ़ रहा था। उसको अचानक एक चीज मिला कि भाई जो सेलुकस निकेटर है उसकी एक व्यक्ति से संधि हुई थी जिसका नाम था सेंड्रोकोट्स। ये सेंड्रोकोट्स कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो विलियम जोन्स ने भी एक लिंक खोजा। इधर सारे अंग्रेज पढ़ ही गए थे, जुटी गए थे पढ़ने के लिए। और धीरे 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 अशोक के अभिलेख मिलते गए, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से, ऐसे ऐसे मिलते गए। और अभी तक अशोक के 40 से ज्यादा अभिलेख खोजे जा चुके हैं। ठीक। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य का निर्धारण किया जाता है। एक भंडारकर नाम के इतिहासकार हैं जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर पूरा अशोक का इतिहास ही लिख डाला है। ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि जो 40 अभिलेख मिले हैं अशोक के, उन 40 अभिलेखों को हम ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक। 40 अभिलेखों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक। ऐसे 40 अभिलेख जो मिले, मान लीजिए कि हम 40 अभिलेखों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए, यूपीएससी या यूपीपीएससी को इन अभिलेखों से, अब ये अभिलेख मिले तो उनको भी मौका मिल गया कि भैया क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाए, अभिलेखों से ही पूछा जाए। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये चीज देखिए, अभिलेखों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहले प्रकार का क्वेश्चन तो ये होगा कि पूछा जाएगा कि सबसे पहले अशोक का कौन सा अभिलेख खोजा गया। सबसे पहले सबसे पहले कौन सा अभिलेख खोजा गया। ठीक। किसने खोजा, कब खोजा, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा कि किसने, सबसे पहले किसने पढ़ा, कौन सा पढ़ा और कब पढ़ा। कौन सा अभिलेख पढ़ा, कब पढ़ा और किसने पढ़ा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। और पूछेगा कि इन 40 में बताओ कि भाषा क्या है, इन 40 की भाषा क्या है, इनकी लिपि क्या है। कोई फला लिपि में, कोई फला फला, हाँ ये वाला अभिलेख बताओ भाई, वो किस लिपि में है। वो वाला अभिलेख बताओ जिसमें अशोक नाम मिलता है, वो अभिलेख नाम बता। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीएससी को मौका मिल गया क्वेश्चन बनाने का, और यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं सब। ठीक। पूछ देगा कि उन अभिलेखों में बताओ कौन सा शिलालेख है, कौन सा गुहा लेख है। ठीक। ये तमाम, और पूछेगा कि वो अभिलेख बताओ कि जिसमें, अच्छा इसमें से ये इस 40 अभिलेख में आप एक चीज देखेंगे कि इन 40 में जो है अशोक नाम, ज्यादातर अभिलेखों में अशोक नाम मिलता ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताओ भाई वो वाला अभिलेख जिसमें अशोक नाम मिलता है। तो इस प्रकार से ये तमाम क्वेश्चन आपको अब मौर्य काल के जो अशोक के अभिलेख है उससे बनते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक। आइए देखते हैं। तो अशोक के अभिलेख, सबसे पहले खोजा किसने। तो टी फैंथलर, जो कि मैंने क्या क्या पढ़ना है इसमें अशोक के अभिलेख में, खोजा सबसे, खोजा किसने, पढ़ा किसने, भाषा क्या है, लिपि क्या है, नाम क्या है, प्रकार, अशोक के अभिलेखों के प्रकार। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख खोजा किसने, टी फैंथलर, जो मैंने आपको बताया कि ये अंग्रेज टहल रहा था, इसके पैर से पत्थर टकरा गया था। तो वो कौन था, टी फैंथलर था। उस अभिलेख का क्या नाम था, दिल्ली मेरठ। अच्छा एक चीज यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभिलेख जहां से मिलेगा उसी के नाम पे उस अभिलेख का नाम होगा। ठीक। लेकिन इसमें देखिए दिल्ली और मेरठ दो नाम है। इसका क्या मतलब, यानी कि मिला तो था ये मेरठ से,
ये अभिलेख मिला तो मेरठ से था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसको उखड़वा के दिल्ली में लगवाया, इसलिए इसका दिल्ली मेरठ नाम है। ठीक। 1750 में भाई खोजा गया था, मैंने आपको बताया कि आजादी से 200 साल पहले 1750 में खोजा गया था। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसप ने। अच्छा, यहाँ ये एक चीज देखिए कि ब्राह्मी लिपि को पढ़े हो, तो यहाँ पे एक चीज देखना आपको कि अशोक के अभिलेख को पढ़ा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अच्छा, जिसको पढ़ा, जिस अभिलेख को पढ़ा, वो क्या, उसका क्या नाम था? दिल्ली टोपरा। इसमें भी दो नाम है, यानी कि ये पहले टोपरा में था, इसको फिरोज शाह तुगलक ने उखड़वा के दिल्ली में लगवाया। पढ़ा कब? 1837 में, यानी कि मिलने के 100 साल बाद 1837 में पढ़ा। ये मैंने आपको एक मजाक के लिए बताया था, किससे आपके दिमाग में क्या रहेगा कि सारे अंग्रेज जुट गए पढ़ने में, 100 साल बाद पढ़ पाए। तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ब्राह्मी लिपि को ये इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, अशोक के अभिलेख को तो पढ़ा ही, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, ये महत्वपूर्ण है। तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा किस वाले को? दिल्ली टोपरा को। दिल्ली मेरठ वाला जो है पहले खोजा गया था। ठीक। अच्छा, सभी अभिलेखों में क्या है? भाषा प्राकृत है, सभी अभिलेखों में भाषा प्राकृत है। ठीक। लिपि यानी कि राइटिंग स्टाइल। ठीक। तो आइए राइटिंग स्टाइल को देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की लिपि। ठीक। तो आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसके बाद फिर ये आपको मैं पढ़ दूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक। तो अशोक के जो अभिलेखों की जो लिपि है, वो टोटल 4 लिपियों में मिले हैं। टोटल कितने? 4 में। तो कैसे कैसे है उसको समझ लेते हैं पहले। ये देखिए, अशोक के जो भारत में जो लिपि मिले हैं, वो किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के ज्यादातर अभिलेख भारत में मिले हैं, और उस भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं, वो सब किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक। तो ये ब्राह्मी में हो गया। ठीक। और इधर उत्तर पश्चिम में आप चले जाएंगे, तो उत्तर पश्चिम में एक खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये कैसे? खरोष्टी लिपि कैसे? खरोष्टी लिपि ये भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान से मिले हैं खरोष्टी लिपि। ठीक। तो कैसे? इस खरोष्टी लिपि में आर्मेइक लिपि और ब्राह्मी लिपि, इन दोनों के मिक्स से खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ है। ठीक। तो जो आर्मेइक लिपि है, ये उत्तर पश्चिम यानी कि ये अफगानिस्तान वाले एरिया में। ठीक। आर्मेइक लिपि अफगानिस्तान वाले एरिया में, उसी आर्मेइक का और ब्राह्मी का दोनों के प्रभाव से मिलकर एक नई लिपि का जन्म हुआ, जिसको हम खरोष्टी लिपि कहते हैं। खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक। ये खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से मिले हैं खरोष्टी लिपि। दो अभिलेख जो अशोक के 2 अभिलेख जो है, वो पाकिस्तान से मिले हैं, और दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में। तो अशोक के जो अभिलेख हैं की लिपियां जो हैं, वो कुल 4 में मिले हैं। एक ब्राह्मी लिपि है। भारत के ज्यादातर हिस्सों से अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं, वो सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि पाकिस्तान वाले एरिया से 2 अभिलेख मिले हैं, जो कि खरोष्टी में है। खरोष्टी लिपि कैसे जन्म हुआ? खरोष्टी लिपि ब्राह्मी लिपि और आर्मेइक लिपि दोनों के मिक्स से खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में पाए गए। तो आप ये बताइए कि जब यहाँ खरोष्टी खरोष्टी जैसे यहाँ पे जो एरिया थी, मतलब उत्तर और पश्चिम वाली एरिया थी भारत की, तो यहाँ पे आर्मेइक, भाई यूनानी आक्रमण, तमाम आक्रमण जो हुए थे, तो उसी का प्रभाव था। आर्मेइक यहाँ पे बोल रहे थे, कुछ ब्राह्मी थी, तो दोनों मिलकर एक नई लिपि आ गई। तो जो अशोक के अभिलेख यहाँ जो मिलेंगे, जो पाकिस्तान में मिलेंगे, वो खरोष्टी लिपि में मिलेंगे, जाहिर सी बात है। किस में मिलेंगे? खरोष्टी लिपि में मिलेंगे। ठीक। तो खरोष्टी लिपि में 2 अभिलेख मिलते हैं पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे।
शहबाजगढ़ी व मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में है, पाकिस्तान में है। पहला प्रकार ये हो गया। दूसरा देखिए, तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि मिली है। तो आर्मेयिक लिपि, अब देखिए तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान। तक्षशिला भारत के उत्तर पश्चिम वाले एरिया में है। तो वहां पे आर्मेयिकों का प्रभाव था, तो इसलिए आर्मेयिक लिपि हुई। तो वहां पे जो अशोक के अभिलेख मिलेंगे वो उसी भाषा में मिलेंगे। भाई, जो जिस एरिया में जो भाषा बोली जाती है, तो अगर अशोक को अपनी बात उस एरिया में पहुंचानी है, तो उसी एरिया के भाषा में ही ना वो चीज अभिलेख अपना लिखवाएगा कि किसी और की भाषा में लिखवा देगा। ठीक। तो इस प्रकार से जब तक्षशिला में आर्मेयिक लोग ज्यादा यूज करते थे, इसलिए अशोक ने तक्षशिला में क्या किया, आर्मेयिक लिपि, अपना अभिलेख जो है आर्मेयिक लिपि में लिखवाया। ठीक। तो, तो दूसरा ये हो गया आपका, तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि के साक्ष्य मिले हैं। एक लगमान जलालाबाद है, यहाँ से भी आर्मेयिक लिपि के मिले। तो एक हो गया, दो हो गया, आर्मेयिक लिपि ये भी है, तो दो ही प्रकार। सरेकुना कंधार, कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। इसमें क्या है, दो भाषियां मिला है, मतलब आर्मेयिक लिपि और यूनानी मिली, दोनों मिलके। तो ये हो गया तीसरी लिपि अशोक की। ठीक। आर्मेयिक और यूनानी मिक्स नहीं है, कुछ आर्मेयिक लिखा है, कुछ यूनानी लिखा है। तो इससे अशोक के एक तीसरे प्रकार की लिपि का एक जन्म हुआ, आर्मेयिक और यूनानी। और भारत के ज्यादातर लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। अशोक अशोक के चार। तो कुल अशोक के कितनी, अशोक के अभिलेखों की लिपियां कितनी हो गई? चार। अच्छा, लिपि मतलब समझ रहे हैं ना? स्क्रिप्ट, राइटिंग स्टाइल, लिखने का तरीका, वो होती है लिपि। ठीक। अच्छा, खरोष्टी का, जो खरोष्टी का जन्म हुआ तो वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। भारत के उत्तर पश्चिम से मिली है, जान ही रहे हैं आप, पाकिस्तान से। पढ़ने में, चाहे खरोष्टी को पढ़ने में किसका किसका योगदान है? मेसम, कनिंघम, प्रिंसेप, ये लोग मिलकर इस लिपि को पढ़े हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में लिपि मिली, जो खरोष्टी लिपि में मिली, तो पाकिस्तान में आर्मेयिक भी बोली जाती थी, ब्राह्मी भी यूज होती थी। तो इन दोनों के मिक्स से खरोष्टी का जन्म हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो अभिलेख बताओ, अशोक के उस अभिलेख को बताओ जो खरोष्टी लिपि में पाए गए, तो क्या है? सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान में पाए गए थे खरोष्टी लिपि, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक। तो ये चीज, ये आप अशोक के अभिलेख कुल चार लिपियों में पाए गए हैं, एक दो तीन चार। बाकी, अच्छा, अब आप एक से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि अशोक के जो ये ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिले हैं भारत से, क्या ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है? ब्राह्मी लिपि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है? जो अशोक के अभिलेखों में जो ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिले हैं, क्या ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं ब्राह्मी लिपि के? नहीं। इसके पहले भी कुछ लिपियां थी, वो कैसे थी आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कोई लिपि थी जिसको हम पढ़ नहीं पाए, जिसको बोस्टोफ्रेडन चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक मैंने आपको बताया था। लिपि थी लेकिन इसको हम पढ़ नहीं पाए थे। ठीक। इसके आगे या कौन सा आएगा? वैदिक एज आएगा। इसके बाद वैदिक एज में कोई लिपि थी? वैदिक एज में कोई लिपि नहीं थी, क्योंकि इसको श्रुति साहित्य कहा जाता, सुन सुन कर ज्ञान को आगे। तो इसमें कोई लिपि नहीं थी वैदिक एज में, यहाँ पे कोई लिपि नहीं थी। अच्छा, वैदिक एज के आगे आप क्या आएंगे? पोस्ट वैदिक एज। पोस्ट वैदिक एज मतलब 600 बीसी से 300 बीसी। देखिए कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। 300 बीसी, 600 बीसी से अच्छा, पोस्ट वैदिक एज में मैंने आपको बताया था वैदिकोत्तर काल में कि तमाम घटनाएं एक साथ घटी थी। महाजनपदों का उदय, द्वितीय नगरीकरण, तो इसी समय द्वितीय नगरीकरण हुआ। छोटे छोटे प्राक टाउन, प्रोटोन नगर आए, लिपियों का विकास हुआ, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पीछे। तो इसी समय लिपि का एक विकास हुआ था। तो इसी समय जो इस लिपि का विकास हुआ था वही ब्राह्मी लिपि थी। तो इस समय भी कुछ ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मैं आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि पिपरावा से इसके साक्ष्य मिले हैं ब्राह्मी लिपि के। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ।
पोस्ट वैदिक काल की मौर्य काल है। तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा अशोक के किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में। भारत के ज्यादातर हिस्सों में ब्राह्मी लिपि में। तो मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि में, लेकिन इस ब्राह्मी लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ है? प्राचीनतम साक्ष्य पिपरावा से, जो कि पोस्ट वैदिक एज में था। क्यों? लिपि का विकास इसमें हुआ था। क्यों? क्योंकि द्रुति नगरीकरण हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ, तमाम घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं। इस कारण से यहाँ पे ब्राह्मी लिपि पहले से ही थी। तो उसके साक्ष्य पिपरावा से मिले, यहाँ पे मैंने लिखा है। अशोक के पूर्व ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य पिपरावा से मिले हैं। सोगौरा, महास्थान, अनुराधापुर श्रीलंका में है। ठीक, तो ये तो हो गए आपके ब्राह्मी लिपि के। ये सबसे ओल्डेस्ट साक्ष्य पिपरावा ब्राह्मी लिपि का। अशोक के पहले ही ब्राह्मी लिपि का जन्म, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, ज्यादातर अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि है, लेकिन उसके पहले ही ब्राह्मी लिपि का जन्म हो चुका था। कब? पोस्ट वैदिक एज में, जब द्वितीय नगरीकरण हुआ था। ठीक, उसके साक्ष्य मिले हैं पिपरावा से, सोगौरा से, महास्थान से, अनुराधापुर श्रीलंका से। ठीक, तो ये तो हो गया। तो कुल टोटल अशोक के अभिलेखों की लिपियां कितने भागों में मिली? 4। तो आपके दिमाग में रखना है। खरोष्टी, आर्मेइक, आर्मेइक और यूनानी, जिसको दुभाषिया कहते हैं, ब्राह्मी लिपि, 4। तो ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, जो भारत में मिले हैं। और इस ब्राह्मी और आर्मेइक के प्रभाव से नई लिपि का जन्म हुआ, खरोष्टी। तो कुछ अभिलेख खरोष्टी, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि वो अभिलेख बताओ जो खरोष्टी में मिले। तो शाहबाजगढ़ी में खरोष्टी, ये याद करने की जरूरत है कि खरोष्टी कहाँ है। भाई, जिस एरिया में खरोष्टी भाषा में कोई चीज लिखी जाएगी, लोग समझेंगे, तो उसी एरिया में तो अशोक अपना खरोष्टी में लिखवाएगा। अब जो लोग अंग्रेजी समझते हैं, वहां हिंदी आप जाके लिखवा देंगे, तो उन लोगों को समझ में आएगा। लोकल लैंग्वेज खरोष्टी यहाँ की थी, तो खरोष्टी में ही अशोक अपना अभिलेख वहां लगवाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका, या इसको आप नोट कर लेंगे ऐसे ही। ठीक, अब आइए हम देखते हैं अशोक के नाम और उपाधि। अशोक के अभिलेख में नाम एवं उपाधि। ठीक, तो अशोक के अभिलेखों में अशोक का क्या क्या नाम था और कौन कौन सी उपाधि ये धारण किया था। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए, देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय। ठीक, देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रिय, दोनों बात एक ही है। चाहे प्रिय कहिए चाहे पीय कहिए, जगह कहीं अलग अलग जगह, कहीं प्री लिखा रहता है, कहीं पी लिखा रहता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो अशोक अपने आप को क्या कहता है? देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रिय, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्यारा। ठीक है, और अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में यही देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रिय नाम मिलता है। ठीक, ज्यादातर अभिलेखों में। और ये देवा नाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्यारा। इस देवताओं के प्यारे से आप एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि देवताओं का, कोई अपने आप को कह रहा है कि मैं देवताओं का प्यारा हूं, यानी कि देखिए, आप हिंदू धर्म से लगभग लगभग इसका रिलेशन नहीं लग रहा है। हिंदू धर्म से, भाई देवताओं का प्यारा नहीं, हिंदू धर्म से उसका रिलेशन हो गया। तो इससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये हिंदू धर्म से भी बिलोंग करता था। और ज्यादातर अभिलेखों में देवा नाम प्रिय या देवा नाम पीय ये मिलता है। अच्छा अच्छा, देवा नाम प्रिय, इसके अशोक का एक पौत्र था दशरथ। दशरथ भी अपने आप को देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था, दशरथ भी। और एक श्रीलंका का राजा था तिस, तिस भी अपने आप को देवा नाम प्रिय कहता है, देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी, ऐसे कहता है। ठीक, तो कई और राजा हैं, श्रीलंका के राजा तिस है, अशोक का पौत्र दशरथ है, ये सभी देवा नाम प्रिय धारण करते हैं। अच्छा, अशोक का एक और नाम मिलता है अशोक वर्धन। कहाँ मिलता है ये? विष्णु पुराण में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है, अशोक वर्धन विष्णु पुराण में मिलता है। अशोक मस्की के अभिलेख में अपने आप को क्या बोला है? बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य। ठीक, मस्की के अभिलेख में, अभी मैं बताता हूं मस्की का अभिलेख कहाँ है। ठीक, अशोक अपने आप को मगधीराज, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए उस अभिलेख का नाम जिसमें
अशोक अपने आप को मगध का राजा बोला है। तो यही है भाब्रू का अभिलेख। मगधराज मतलब मगध का राजा। अशोक अपने आप को मगध का राजा बोल रहा है। किस अभिलेख में? भाब्रू के अभिलेख में। तो ये सब उपाधियां हैं, देखिए, देवानाम अशोक वर्धन, बुद्ध शाक, मगधराज। ये अशोक उपाधि धारण कर रहा है। ये पता कैसे चलता है? क्योंकि अभिलेखों में सारी चीजें लिखी हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अभिलेख बताओ भाई जिसमें अशोक नाम मिलता है। तो भाई जिसमें अशोक नाम मिलता है वो लघु शिलालेख है। अभी मैं बता रहा हूं। इसमें इसमें कुल टोटल 4 हैं, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें अशोक नाम मिलता है। तो कौन कौन सा है? पहला मस्की। अच्छा, मस्की अभिलेख में ही अशोक नाम भी मिलता है और मस्की में ही बुद्ध शाक नाम मिलता है, दोनों मिलता है। ठीक। मस्की, नेट्टूर, उडेगोलम या उड़गोलम, गुर्जरा। ठीक। तो ये तीनों तो कर्नाटक में है। मस्की, नेट्टूर, उड़गोलम, ये तीनों कर्नाटक में है। ये गुजरात, गुर्जरा जो है एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। वो बुंदेलखंड वाले रीजन, गुर्जरा। ठीक। तो कुल 4 है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक। तो अशोक नाम किस किस अभिलेख में? मस्की, नटूर, उड़ेगोलम, गुर्जरा। ठीक। ये तीनों कर्नाटक में, ये जो है एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो हो गया अशोक के अभिलेखों में नाम और उपाधि। अब आइए हम देखते हैं कि अभिलेखों के इसके प्रकार की, अब अशोक के अभिलेख किस किस टाइप के अभिलेख हुआ करते थे। ठीक। तो मान लीजिए एक पत्थर आप ले लीजिए। चलिए, एक आप पत्थर लिए, पत्थर या शिला, पत्थर का या शिला करिए। अब उस पर कुछ कुछ लिख डालिए। तो ये क्या हो गया? शिलालेख हो गया। भाई शिला था, उस पर हमने कुछ लिख दिया। ठीक। शिलालेख हो गया। ठीक। और क्या कर सकते हैं, और कैसे आप लिख सकते हैं? बकायदे एक पिलर उलर बनाइए। बकायदे इस पे पिलर उलर बकायदे बनाओ ना कि यहाँ पिलर बकायदे का अच्छा ठीक ठाक पिलर बना के जिसको स्तंभ टाइप, इस पे कुछ लिखवा डालिए। ये क्या हो गया? स्तंभ लेख हो गया। और गुफाएं, गुफाओं में भी कुछ लिखवा के गुफाएं दान कर दीजिए। तो यही पे मैंने लिखा है कि अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हुआ करते थे। पहला, कि कोई आपने पत्थर लिया, उस पत्थर पे कुछ कुछ लिख डाला, लिखवा के कहीं लगवा दिया, तो क्या हो गया? वो कौन सा? शिलालेख हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? रॉक एडिक्ट। ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ऐसे बकायदे एक पिलर बना के, ऐसे ऐसे पिलर बना के इस पे कुछ लिखवा दिया। ये क्या हो गया? पिलर एडिक्ट या स्तंभ लेख। ठीक। इसके बाद कुछ गुफाएं, गुफाएं थी, उस गुफाओं में कुछ लिखवा के गुफाओं को दान कर दिया, तो क्या हो गया? गुहा लेख या केव इंस्क्रिप्शन। ठीक। अब इसमें भी देखिए, आगे इसमें भी आप देखिए, शिलालेख में 2 प्रकार के हैं, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट। ये कैसे? तो जो बड़े पत्थर हैं, अगर बड़े पत्थर पे कुछ लिखवा के उसको लगवाया जाएगा तो वो बृहद शिलालेख में चला जाएगा, और छोटे पत्थर पे कुछ लिखवाया जाएगा तो वो लघु शिलालेख में चला जाएगा। ठीक। इसी तरह से अगर ये बड़ा स्तंभ है, एक छोटा स्तंभ बनवा दीजिए, एक बड़ा स्तंभ बनवा दीजिए, तो जो छोटा वाला है इसको लघु स्तंभ कहेंगे, जो बड़ा वाला है इसको बृहद स्तंभ कहेंगे। ठीक। और इधर गुहा लेख है ही। अच्छा, गुहा लेख में क्या है कि अशोक और दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को कुछ गुफाएं दान में दी थी, तो उसी गुफाओं में कुछ कुछ लिखा हुआ था। यानी कि गुफाओं में जो कुछ कुछ लिखा रहता है उसी को गुहा लेख कहते हैं। ठीक। तो अशोक और दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को गुफाएं दान में दी थी। गुफाओं में कुछ कुछ जो लेख रहता है वही गुहा लेख है। पिलर पे कुछ कुछ जो लेख रहता है उसको पिलर एडिक्ट या स्तंभ लेख। पत्थर पे कुछ कुछ लिखा जो रहता है उसे शिलालेख या रॉक एडिक्ट। अब इसमें छोटा बड़ा वही आप ले लीजिए। छोटा है तो लघु हो जाएगा, बड़ा है तो बृहद हो जाएगा, या बृहद के जगह पे आप दीर्घ भी कह सकते हैं। ठीक। तो ये अशोक के अभिलेख के ये प्रकार हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये मेजर रॉक एडिक्ट। कुल 8 हैं, बृहद स्तंभ लेख कुल 6 हैं। बताऊंगा तो मैं ये सब, लेकिन ये दोनों मेजर इंपॉर्टेंट है, 8 और 6। तो आइए हम अब देखते हैं बृहद शिलालेख या मेजर रॉक एडिक्ट। तो दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख।
तो इसमें कुल टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, पहले इसको हम देख लेते हैं। पहला शहबाजगढ़ी, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक। दूसरा मानसेहरा, पाकिस्तान के हजारा जिला में स्थित है। ठीक। कालसी देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार जूनागढ़। एर्रगुडी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। सोपारा थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। धौली और जौगढ़, एक पुरी में है एक गंजाम में है, दोनों ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में क्या है, दो है। धौली जौगढ़ उड़ीसा में है, एक पुरी में है एक गंजाम में है। ठीक। और पाकिस्तान में क्या है, दो पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये दोनों किस लिपि में है, खरोष्टी लिपि में, मैंने बताया था आपको भी। ठीक। अच्छा, इन आठों बृहद शिलालेख या दीर्घ शिलालेख में कुल 14 लाइनें लिखी गई हैं, आठों में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके कुल टोटल इसमें 14 लाइनें लिखी गई, 14, ऐसे करके कुल टोटल 14 लाइनें लिखी गई हैं। और सभी में 14 लाइनें लिखी गई हैं, सभी में, आठों में। इसमें भी 14 लाइन, इसमें भी 14 लाइन, इसमें भी 14 लाइन, मतलब कुल 14 लेख लिखा गया है। आठों में 14 लेख लिखा गया है। जैसे शहबाजगढ़ी वाले शिलालेख में आप जाएंगे तो इसमें 14 लेख लिखा गया है, इसमें भी 14 लेख, इसमें भी 14 लेख, इसमें भी 14 लेख, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक। 14 लेख लिखा गया है। लेकिन किताबों में आपको 14 लेख नहीं मिलेगा। आप किताब जब पढ़ेंगे देखिएगा, उसमें 14 शिलालेख मिलेगा, जो कि तकनीकी रूप से गलत है। शिलालेख नहीं लिखना चाहिए उनको, 14 लेख लिखना चाहिए कि 14 लेख मिले, इससे कंफ्यूजन होती है। ठीक है। तो 14 लेख या शिलालेख मैंने भी लिख दिया है शिलालेख, हालांकि लिखना नहीं चाहिए उनको। ठीक। तो 14 लेख, तो इन आठों में 14 लेख लिखे हैं, और उन 14 लेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। ठीक। अच्छा, अब एक चीज आप सुने होंगे कि कोई भी अप्रिय घटना 13 तारीख को ही होती है, जैसे 13वीं आपने सुना होगा। और मैंने आपको अच्छा, कलिंग का युद्ध, इसमें 14 लेखों में कलिंग के युद्ध का वर्णन है, वो भी 13वें लेख में है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर जो अप्रिय घटना होती है वो 13 तारीख को ही क्यों होती है। तो इसी तरह से कलिंग का युद्ध भी 13वें लेख में हुआ है। इन आठों में, इन आठों बृहद शिलालेखों के 13वें लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 13 तारीख को एक और घटना हुई थी, जलियांवाला बाग, वो भी 13 तारीख को हुआ था। तो 13 बहुत ही घटिया है एक तरह से मानिए। ठीक। तो इस तरह से आप, मैंने ये बना दिया है कि हाँ ये 8 है, और सभी में 14 14 14 14 लेख है। ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि इस अशोक के जो ये दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख है, इस पे जो 14 लेख हैं, इसका वर्णन, क्या क्या वर्णन है। ठीक। तो आई, अच्छा, कलिंग का युद्ध मैंने आपको बताया कि बृहद शिलालेख, बृहद मतलब कलिंग का युद्ध अशोक के बृहद शिलालेख के 13वें लेख में है। यानी कि इसमें भी 13वें लेख में कलिंग का युद्ध वर्णन है, इसमें भी 13वें लेख में कलिंग का वर्णन है, इसमें भी इसी तरह आठों में है। ठीक। 13 तारीख को ही है, मैंने ये भी आप बता दिया कि कोई अपशगुन टाइप की घटना जो होती है वो 13 तारीख को ही होती है। तो आइए अब देखते हैं कि वो जो 14 लेख हैं, इन आठों में जो 14 लेख हैं वो क्या क्या है, उससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक। तो पहला 14 मैंने यहाँ पे लिखा है, अशोक के दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख में वर्णित 14 लेख या शिलालेख व विषय वस्तु। मैंने 14 लेख है, उसमें क्या क्या विषय वस्तु है। तो पहले पहले लेख में, किताबों में शिलालेख लिखा है जो कि टेक्निकली रूप से गलत है। पहले लेख में क्या लिखा है कि भाई पशु बलि की निंदा, माने पशु बलि निषेध। अशोक ने क्या लिखा है कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए, हमें पशु बलि नहीं करनी चाहिए। ठीक। पशु बलि निषेध, इसलिए पशु बलि की निंदा की गई है। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, ये भी उन्होंने हर लेख में लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी। फर्स्ट लेख में जो लिखा है कि पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी
संतान की तरह है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है पशु बलि की निंदा। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेखों में किस लेख में, अशोक के किस लेख में पशु बलि निषेध की चर्चा की गई है। तो आप क्या बताएंगे कि उसके बृहद शिलालेख के फर्स्ट लेख में, फर्स्ट लेख में। ठीक, दिमाग में रखिएगा। दूसरा, सेकंड, मैंने दूसरे लेख में क्या लिखा, इन आठों के दूसरे लेख में क्या लिखा है, ये लिखा है पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य, ये सारी चीजें दूसरे लेख में है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, चोल पांड्य सतीपुत्र केरल पुत्र की चर्चा, ये कौन सी चीज है भाई, ये क्या है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि ये मान लीजिए भारत का ये क्या है, मैप छोटा सा मैंने बनाया है ऐसे ही। ठीक, अब यहाँ अशोक का जो साम्राज्य था सुदूर दक्षिण तक था, मतलब यहीं तक था ये, ऐसे ही करके आप, ये इतना ही अशोक का साम्राज्य था। ठीक, और यहाँ दक्षिण बच गया था, इसको क्या कहा जाता था, सुदूर दक्षिण। यानी कि जो अशोक का साम्राज्य था सुदूर दक्षिण में नहीं था, जहां पे कौन कौन राज्य थे, चोल चेर पांड्य, इसी सुदूर दक्षिण में ये राज हुआ करते थे। तो अशोक के सेकंड लेख में ये लिखा गया है कि ये जो सुदूर दक्षिण के जो राज्य थे वो अशोक साम्राज्य में नहीं थे, वो क्या थे, पड़ोसी थे। तो चर्चा की गई है कि अशोक साम्राज्य के पड़ोसी राज्य कौन है। सब लोग भैया अपने पड़ोसी के बारे में इधर उधर अपना चर्चा करते रहते हैं, तो अशोक भी किया है कि भैया मेरे पड़ोसी चोल चेर और पांड्य थे। तो सुदूर दक्षिण में, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो बताइए आप कि अशोक के अभिलेख कहाँ से नहीं पाए गए हैं। तो भाई उसकी पड़ोसी राज्यों से ये तो नहीं पाए जाएंगे जहां अशोक साम्राज्य था ही नहीं, चोल चेर पांड्य सुदूर दक्षिण। ठीक, तो ये यही चीज है कि चोल पांड्य सतीपुत्र केरल पुत्र की चर्चा की गई है। तो चर्चा इस तरह से की गई है कि पड़ोसी राज्य माना गया है, कि सुदूर दक्षिण में जहां तक साम्राज्य नहीं था उसके बाद का साम्राज्य जो है, जैसे जहां तक अशोक का साम्राज्य फैला था उसके बाद का जो दक्षिण में दक्षिण में जो राज्य थे चोल चेर पांड्य, उनको क्या कहा गया, पड़ोसी राज्य कहा गया है। अभी मैंने आपको बताया है कि सभी लोग अपने पड़ोसों की ज्यादा ध्यान रखते हैं, चर्चा करते हैं। उसी तरह अशोक ने भी किया कि भैया मेरे पड़ोसी चोल चेर और पांड्य हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, ये सेकंड में भी है और 13वें लेख में भी, अभी 13वां मैं बताऊंगा, 13वें लेख में भी इसकी चर्चा है। चोल चेर और पांड्य की चर्चा 13वें लेख में भी है। तो दूसरे में भी है, 13वें में, 13वें मैंने अभी आपको क्या बताया, कलिंग के युद्ध का भी वर्णन है। 13वां 13 अपशगुन, तो कलिंग का युद्ध जलियांवाला बाग भी 13 तारीख को ही हुआ था। तो ये चीज 13 में भी वर्णन है, चोल चेर पांड्य का वर्णन, मतलब पड़ोसी राज्यों का वर्णन। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के पड़ोसी राज्यों कौन कौन से थे। तो चोल चेर पांड्य थे, केरल पुत्र सती पुत्र केरल पुत्र, ये सब चेर थे। ठीक है, अच्छा आगे अब बढ़िए। तीसरा पूछा जाएगा, अच्छा एक क्वेश्चन इससे पूछा कि अशोक के अभिलेख कहाँ से नहीं मिले, ये भी पूछा जा सकता है। कि अभी मैंने आपको बताया ना कि अशोक की अभिलेख कहाँ से नहीं मिली। तो भाई जहां अशोक का साम्राज्य नहीं रहेगा वहीं से तो अब तो यहाँ चोल चेर पांड्य ये पड़ोसी राज्य, तो यहाँ अभिलेख थोड़ी मिलेगा। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरे में क्या है, अभी इसको इस तरह राजकीय अधिकारियों को, अच्छा इसको क्या कैसे ध्यान में रखेंगे, तीसरा को ध्यान में रखेंगे कि तीसरे में 3 अधिकारियों की चर्चा है। कैसे, तीसरे में 3 अधिकारियों की चर्चा, यहां मैंने लिख भी दिया है। तीसरे में 3 अधिकारियों की चर्चा क्या है, राजकीय अधिकारियों को युक्त रज्जुक प्रादेशिक हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश था। वो राजकीय अधिकारी कौन थे, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक। तो तीसरे में 3 अधिकारियों की चर्चा, ऐसे दिमाग में रखना है। ठीक, चौथे में है धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए पांचवा देखते हैं। तो पांचवा, पांचवा में क्या वर्णन है, 5वें लेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। तो धम्म महामात्री के, अच्छा इसके बारे में आपको बता दूं
कि अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, राज्याभिषेक के बाद राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति का आदेश दिया। ठीक, तो ये दिमाग में रखिएगा कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में आदेश किया। ठीक है, और उसमें मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किसमें है ये? किसमें? 5वें लेख में है। ठीक है। अच्छा, 6वें में क्या है? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई, आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती थी। 6वें में है। सोचिए, उस समय अशोक ने अपने लेख में अपने शिलालेख में लिखवाया कि आम जनता राजा से कभी भी मिल सकती है। और आज के टाइम में देखिए आप, बकायदे टाइम देना पड़ता है कि हाँ, इस तारीख को ये मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। टाइम देना पड़ेगा, इंतजार करना, आम जनता को इंतजार करना पड़े, तमाम चीजें हैं। लेकिन उस समय आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती थी। तो ये चीज भी ठीक है। 7वां नंबर, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात करते हैं। 8वां नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सम्राट की धर्म यात्राओं या धम्म यात्राओं का उल्लेख किसमें है? तो ये है 8वें लेख में। पूछा जाएगा कि अशोक द्वारा जो धर्म यात्राएं की गई वो कौन से लेख में है? तो वो कौन से लेख में है? 8वें में है। अच्छा, बोध गया के भ्रमण का उल्लेख भी किसमें है? 8वें में है। अच्छा, कैसे है ये? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया में यात्रा की। 12वें वर्ष निगाली सागर नेपाल गए। 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल गए। तो 3 धर्म यात्रा उन्होंने की थी। अशोक ने 3 धर्म यात्राएं की थी। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर, 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल। तो ये इंपॉर्टेंट है। धर्म यात्रा या धम्म यात्रा का उल्लेख किस लेख में है? तो 8वें लेख में। ये दिमाग में रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, 9वां क्या है? धम्म समारोह की चर्चा, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा। 11वां, धम्म नीति की व्याख्या की गई, कोई विशेष नहीं है। हाँ, 12वां इंपॉर्टेंट है, सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। तो सर्वधर्म संभाव पूछा जाएगा कि अशोक के किस लेख में सर्वधर्म संभाव की व्याख्या चर्चा की गई है? तो आप बताएंगे कि 12वें में। और स्त्री महामात्र की भी चर्चा किसमें है? 12वें में। आइए 13वां देखते हैं। 13 नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वां लेख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्य का वर्णन है, अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख है। तो पड़ोसी राज्य का वर्णन 2 जगह है। अभी मैंने एक बताया ना कि दूसरे वाले में, एक दूसरे लेख में है पड़ोसी राज्य का वर्णन और एक 13वें में है। तो ये इसके जो सुदूर दक्षिण था, अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, जिसमें चोल चेर पांड 3 राज्य थे। चोर चेल पांड। तो ये जो चोर चेल पांड थे, ये क्या थे? पड़ोसी राज्य थे। तो उन पड़ोसी राज्यों का वर्णन अशोक के किस लेख में है? तो 13वें लेख में है। और किस में है? दूसरे में। तो मैंने लिख दिया 2/13। यानी कि अशोक के साम्राज्य का जो पड़ोसी राज्य थे, उनका उल्लेख या उनका वर्णन अशोक के बृहद शिलालेख के 13वें लेख और दूसरे लेख में है। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन भी इसी में है। तो आइए कलिंग युद्ध, अच्छा कलिंग युद्ध का कैसे मैंने बताया आपको याद करने का तरीका? कलिंग युद्ध का भी मैंने बताया कि 13 अपशगुन, कुछ चीजें 13 तारीख को होती हैं जो अपशगुन होती हैं। तो 13 ऐसे करके याद करें कि 13वें लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। जैसे 13 तारीख को गलिया वाला कांड भी हुआ था। ठीक है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ, आपराधिक जातियों का भी उल्लेख इसमें है। ठीक। अच्छा, एक चीज और समझिए कि
यहाँ पे मैंने एक चीज और कुछ लिखा है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 273 बीसी में अशोक ने राजगद्दी प्राप्त की। अशोक को राजगद्दी 273 बीसी में मिल गई। 4 वर्ष बाद यानी कि इसमें से 4 घटाएंगे तो 269 बीसी में अशोक राज्याभिषेक करवा रहा है। तो ये चीज बताइए कि राजगद्दी 273 बीसी में ही पा गई, 4 वर्ष बाद राज्याभिषेक करवा रहा है। आप ये सोचिए अगर आपको राजगद्दी मिल जाए, मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, तो क्या आप शपथ ग्रहण बहुत बात करेंगे? तुरंत शपथ ग्रहण करेंगे, तुरंत अपनी राजगद्दी का बकायदे करे होंगे। ये 4 वर्ष बाद करवाया, तो इसको लेकर डिस्प्यूट है। कुछ इतिहासकार या कुछ लोग कहते हैं कि अशोक जब राजगद्दी प्राप्त कर लिया, इसके बाद अपने 99 भाइयों का हत्या की, कत्ल की, उसके बाद तब राजगद्दी पर। तो इस चीज को लेके डिस्प्यूट है। अच्छा, जहां जहां डिस्प्यूट रहता है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मूर्ख अगर इतिहासकार होगा या मूर्ख एग्जामिनर होगा तो वही उस जगह से क्वेश्चन पूछेगा जो डिस्प्यूटेड रहेगा। डिस्प्यूटेड एरिया से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मूर्ख एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो 273 बीसी में राजगद्दी मिली, 4 वर्ष बाद 269 बीसी में राज्याभिषेक हुआ, और इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। तो ऐसे याद करिए, 4 वर्ष बाद गद्दी के, 4 वर्ष बाद राज्याभिषेक, फिर इसके 8 वर्ष बाद 261 बीसी में कलिंग का युद्ध। अच्छा, इस क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। इसमें मैंने लिखा है 8 वर्ष बाद, तो इसको इस तरफ से हम बोल सकते हैं कि 9वें वर्ष, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, तो वही बात हो गई। 8 वर्ष बाद कहिए या 9वें वर्ष कहिए, कलिंग का युद्ध हुआ। तो इसको इस तरह से दिमाग में रखना है आपको। ठीक। अब आइए अगला देखते हैं, 14 नंबर, जो कि लास्ट है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो जब आदमी बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो धर्म की तरफ उसका, उसके आस्था के प्रति उसका झुकाव बढ़ता जाता है। तो अशोक भी जब सारा कांड क्रियाक्रम कर लिया, तो वो भी जो है अपने और लोगों को भी प्रेरित करने लगा, भैया कुछ धार्मिक कार्य भी करिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी अशोक के शिलालेख में, बृहद शिलालेख, 8 बृहद शिलालेखों को पढ़ा, और उसपे क्या क्या वर्णन है, जो 14 लेख लिखे हैं उसके बारे में जाना। अब आइए लघु शिलालेख, लघु शिलालेख के बारे में हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी देख लीजिए तो ठीक ही रहेगा। अशोक के लघु शिलालेख, तो मध्य प्रदेश से रूपनाथ, जबलपुर, दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गुर्जरा दतिया एमपी डिस्ट्रिक्ट में, जो गुर्जरा वाला शिलालेख है, इसी पे अशोक नाम मिलता है। मैंने बताया ना कि अशोक नाम केवल 4 जगह, 4 शिलालेखों पे मिला है, और उन शिलालेखों में लघु शिलालेख में मिला है, ये दिमाग में रखिएगा। अशोक के लघु शिलालेख में ही अशोक नाम मिला है। पहला कौन है? गुर्जरा दतिया एमपी डिस्ट्रिक्ट में। फिर इसके बाद मस्की, नेट्टूर, उडगोलम, ये तीनों कर्नाटक में है, और ये तीनों जो है लघु शिलालेख है। तो 3 ये हो गया, एक ये हो गया। इन चारों में क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है। तो इन चारों को, ये 3 ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है? कि अशोक नाम लघु शिलालेख में मिलता है, और 4 अभी लघु शिलालेखों में मिलता है। एक गुर्जरा दतिया एमपी डिस्ट्रिक्ट, मस्की, नेट्टूर, उडगोलम कर्नाटक। इसमें है पनगुड़िया, सीहोर, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। एक यहाँ से मिला, अरौरा से, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से एक शिलालेख मिला है। राजस्थान, भाभुआ, बैराट, जयपुर, ये भी मैंने आपको बताया था। इसमें अशोक अपने आप को मगधीराज कहता है, कि मगध का राजा, इसी भाब्रू वाले में। ठीक है। कर्नाटक में मस्की, नेटूर, मैंने बता ही दिया। ब्रह्मगिरी है, सिद्धपुर है, जटिंग रामेश्वर है, गोभी मठ है। ये ऐसे दिमाग में रखिएगा। बस ये 3 4 जो है आपको दिमाग में रखना है। तो ये तो अशोक के लघु शिलालेख हो गए। अब अभी तक हमने क्या देखा? शिलालेख देखा। अब हम क्या देखेंगे? स्तंभ लेख। तो आइए स्तंभ लेख को देख, अशोक के स्तंभ लेख। तो इसमें 2 है, 2 मैंने बताया था। स्तंभ लेख मतलब पिलर एडिक्ट, पिलर एडिक्ट।
क्या मैंने बताया? पिलर एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, ठीक। अब इसमें मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट, ठीक। माने बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ठीक। तो आइए, बृहद स्तंभ लेख कुल टोटल 6 है। बृहद स्तंभ लेख टोटल कुल 6 है। और लघु स्तंभ लेख कई हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने लिखा है। अब आप ये काम मत करिएगा कि मैंने अशोक के 40 अभिलेख, 40 से ज्यादा अभिलेख बताए हैं, साहब ने तो केवल इतना ही लिखा है लघु स्तंभ लेख। मैं सारा लिखूंगा, सब रट डालूंगा, ये नहीं करना है, ठीक। तो जो लघु स्तंभ जो महत्वपूर्ण है वो, बाकी जो 6 बृहद स्तंभ है, स्तंभ लेख, उसको मैंने बताया, ठीक है। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो बृहद स्तंभ लेख में पहला है दिल्ली मेरठ, और दूसरा है दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली मेरठ, मैंने बताया था कि एक अंग्रेज था टी फैंथलर, जिसके पैर से एक पत्थर टकराया था, तो ये वही पत्थर है दिल्ली मेरठ। तो खोजा गया था सबसे पहले, दिल्ली मेरठ खोजा गया। कौन खोजा था? टी फैंथलर ने खोजा था। तो इसको ऐसे दिमाग में रखेंगे। पढ़ा, पढ़ा कौन सा गया था? दिल्ली टोपरा। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि, इसमें ब्राह्मी लिपि में था, तो ब्राह्मी लिपि दिल्ली टोपरा को पढ़ा था। तो खोजा और पढ़ा से याद आप दिमाग में रखेंगे कि दिल्ली में, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, ये क्यों नाम है ये भी मैंने बताया था। मैंने आपको ये चीज बता चुका हूँ कि मेरठ से दिल्ली गया, टोपरा से दिल्ली गया, ये कौन ले गया ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक। तो ये दोनों तो आपको ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएंगे। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये देखिए तीनों किस में है? बिहार में है, ठीक। नाम से देखिए, इनका नाम आप, नाम से भी आप याद हो जाएगा, तीनों बिहार में है। बिहार में चंपारण जिला में है। लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ऐसे दिमाग में लिखिए। लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों बिहार में है, ठीक है, बिहार के चंपारण में, ठीक। और ये छठवां वाला जो है प्रयाग स्तंभ लेख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ये इसका जिक्र अशोक मौर्य काल में तो इसका जिक्र मिलता है, या अशोक के अभिलेखों में इसका जिक्र तो मिलता ही है, प्रयाग स्तंभ लेख का। लेकिन जब आप आगे, जब मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकाल बताऊंगा, तो मध्यकाल में इसको, ये पहले कहाँ था? प्रयाग इसका नाम क्यों पड़ा? पहले ये कौशाम्बी में था। तो कौशाम्बी में, कौशाम्बी से हटा के इसको अकबर के काल में, अकबर के काल में कौशाम्बी से इसको हटा के, इस प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से हटा के जहांगीर ने इसको हटवाया, कहाँ लगवाया? प्रयाग में लगवाया, प्रयागराज में, ठीक है। फिर आगे चल के समुद्रगुप्त क्या करेगा? इस पे कुछ अलग से अपनी, कुछ अलग एंट्री करवाएगा, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हर काल में आपको मिल रहा है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति का नाम आपने सुना होगा, समुद्रगुप्त ने कुछ इस पे लेख लिखवा, अलग से इस पे कुछ लेख और लिखवाए, जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोला गया, ठीक। तो ये हो गया 6, ऐसे ही आपको दिमाग में इसको रखना है, ठीक। अब आइए लघु स्तंभ लेख को देखते हैं। लघु स्तंभ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई हैं, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण है उसको ही मैंने लिखा है, ठीक। सांची, सांची, सारनाथ तो आप जान ही रहे हैं, सांची का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। सारनाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, सारनाथ, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि कौशाम्बी या रानी का अभिलेख, तो कौशाम्बी या रानी का अभिलेख, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप साहित्यों में अगर देखेंगे, तो अशोक की कई रानियों का जिक्र है, फला रानी थी, फला रानी थी, फला रानी थी। लेकिन अगर अभिलेख में देखेंगे, जो कौशाम्बी का अभिलेख है, तो अभिलेख में केवल एकमात्र रानी का जिक्र है। इस कौशाम्बी अभिलेख में, या कोई भी, मतलब एक ही अभिलेख है, इसमें मात्र एक रानी का जिक्र है, ठीक है। इसीलिए इस अभिलेख को हम क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। और वो कौन सी रानी है, क्या नाम उनका है? कारू, कारू वाकी,
कारुवाकी, और इनका पुत्र पुत्र क्या नाम था पुत्र का? तीवर। ठीक। तो कारुवाकी उनकी रानी थी और पुत्र था तीवर। अब इसको याद, इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इस कौशाम्बी वाले अभिलेख में कारुवाकी व तीवर का नाम का जिक्र है, तो इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है। और पूरे साहित्य में आप देखेंगे तमाम रानियों का जिक्र है अशोक के, लेकिन अगर आप अभिलेख में देखेंगे तो केवल एक, ओनली वन, कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का जिक्र। अभी कैसे इसको आप याद करेंगे? आप मूवी देखे होंगे अशोका द ग्रेट, जिसमें करीना कपूर जो है वो थी, तो करीना करुवाकी ऐसे करके आप याद रखेंगे तो वो चीज नहीं भूलेगी। अच्छा, चूंकि एक ही ये कारुवाकी अभिलेख में केवल एक ही रानी का जिक्र है, तो इसलिए इतिहासकार इसको कहते हैं कि ये वास्तविक रानी, असली रानी यही थी। क्योंकि भाई जब अशोक अभिलेख में इसका नाम का जिक्र कर रहा है, तो इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि वास्तविक रानी यही थी, कारुवाकी। ठीक है। तो ये हो गया कौशाम्बी या रानी का अभिलेख। ठीक। अगला देखते हैं आर्थिक अभिलेख या रुम्बन देई या लुम्बनी। तो ये लुम्बनी या रुम्बन देई बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसी अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, अशोक ने धम्म यात्राएं की थी। अभी मैंने बताया था आपको कि अशोक धम्म यात्राएं की थी। तो 10वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया था? बोध गया गया था, ये मैंने बताया। 12वें वर्ष कहाँ गया था? निगाली सागर गया था। ठीक। 20वें वर्ष कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। ठीक। ये मैंने आपको बताया। ये 10वें 12वें 20वें, तो ये 10वें 12वें 20वें ये अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया 12वें वर्ष ये घूम रहा है। बोध गया जा रहा है, नील 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 निगाली सागर जा रहा है, लुम्बिनी जा रहा है। और जो लुम्बिनी का अभिलेख उसने लगवाया, उस अभिलेख पे ही बुद्ध भगवान के जन्म का पता चलता है कि बुद्ध भगवान का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। तो एक चीज आप ये बताइए कि ये जो तमाम धर्म यात्राएं कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर कुछ कुछ असर आएगा धर्म यात्राओं का? अब जैसे इसमें लिखा है कि आर्थिक अभिलेख, इसको आर्थिक अभिलेख भी क्यों कहते हैं? अब जैसे वो तमाम धर्म यात्राएं कर रहा है, लुम्बिनी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यात्राएं करके उसके बाद जब यात्रा करके लौटा, जब यात्रा करके लौटा तो उसने क्या किया? धर्म यात्राओं के बाद जो कर पहले लगाया जाता था उसको 1/6 से 1/8 कर दिया, मैंने कम कर दिया कर। कर को क्या कम कर दिया? यही होता है धार्मिक धार्मिक में जब आदमी घुस जाता है तो यही होता है, कर माफ कर देगा। तो देखिए 1/6 से 1/8 कर दिया, इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। तमाम धार्मिक यात्राएं करके लास्ट में उसके भी दिमाग में आया कि बहुत ज्यादा कर लेना भी पाप ही है, तो इसलिए 1/6 से 1/8 कर दिया, इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, या रुम्मनदेही अथवा या लुम्बिनी का अभिलेख भी कहते हैं। इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि गौतम बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। निगाली सागर तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है। अब आइए, छोटा सा और एक टॉपिक है जो कि मौर्य काल या इससे पहले दो अतिरिक्त अभिलेख, यानी कि अब इसको इसका कंफर्मेशन नहीं है कि मौर्य काल में ही था कि मौर्य काल से पहले था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको ध्यान देनी। जैसे जैसे महास्थान का अभिलेख है जो बांग्लादेश से था, सौगौरा का अभिलेख है जो गोरखपुर यूपी से। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस दोनों अभिलेखों में अकाल के समय राज्य की तरफ से सहायता प्रदान की जाती थी, ऐसा उल्लेख है। अब आप एक चीज सोचिए कि उस समय अकाल के समय राज्य की तरफ से सहायता प्रदान की जा रही है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए ये दोनों अभिलेख क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौगौरा का अभिलेख, महास्थान का अभिलेख, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो भाई अब तक मैं आपको क्या बताया? अशोक के अभिलेखों के बारे में बताया। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है कि पूरा अभिलेखों का उठा के एकदम पूरा इकट्ठा सब पूरा अभिलेख को बता दिए? एक एक जगह भी नहीं भाई, क्यों छोड़ूंगा?
अब ये मैं थोड़ी आपको बताऊंगा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, तो वो 99 भाई कौन कौन थे, उससे थोड़ी क्वेश्चन आएगा। 99 भाई कौन कौन थे, उससे थोड़ी क्वेश्चन आएगा कि 99 भाइयों की हत्या करके फिर अशोक अपना राज्याभिषेक करवा रहा है। ये सब फालतू चीजें हैं। अशोक के अभिलेख, अगर मान लीजिए कि अशोक के अभिलेख से 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अशोक से, पूरे अशोक मतलब मौर्य पीरियड से अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो उसमें 60 क्वेश्चन अशोक के अभिलेख से आते हैं, मेरा मानना है। ठीक, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप कई बार देखेंगे, एक बार देखने से कंफर्मेशन नहीं होगी। तो अगला लेक्चर हमारा क्या रहेगा, अब हम कैसे अभी देखिए, अभी मैं बता रहा हूं ना कि आपको मौर्य पीरियड में आपको एक अलग तरीके से बताऊंगा। पहले मैंने क्या बताया, अशोक के अभिलेख के बारे में बताया। ठीक, अब मैं बताऊंगा अशोक के साम्राज्य विस्तार कैसे क्या क्या था, मौर्य काल का साम्राज्य विस्तार। ठीक, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर आगे जब स्रोत बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या कि कौन सा तरीका हम लोग अडॉप्ट किए थे, कितना आसान तरीका है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में, कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आपसे मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।